नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है रफ्तार इनसाइट, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आया है उस वर्ग की जिसने अपना पूरा जीवन देश की प्रगति में खपा दिया और अब अपनी मेहनत के असली प्रतिफल यानी सम्मानजनक पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर 3 दिसंबर वर्ष 2025 को कर्मचारियों का महासागर उमड़ा। पूर्वी किदवई नगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के मुख्यालय के बाहर हजारों ईपीएस 95 पेंशन भोगी एकजुट हुए। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह एक जनक्रांति की झलक थी। हर चेहरा कुछ कहता दिख रहा था। वर्षों की मेहनत, जीवन भर की कमाई और बुजुर्ग अवस्था की उम्मीदें, यही उनके संघर्ष की पहचान थी। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले पेंशन भोगियों ने साफ कहा कि न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए होनी चाहिए। यह मांग केवल पैसों की नहीं, यह सम्मान की मांग थी। महंगाई की चढ़ती रफ्तार में बुजुर्गों को केवल जीवन यापन का साधन नहीं, गरिमापूर्ण जीवन चाहिए। दिल्ली का यह आंदोलन देशव्यापी स्वरूप ले चुका था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई अन्य राज्यों से हजारों पेंशन भोगी दिल्ली पहुंचे थे। हर हाथ में बैनर और हर नारे में वही बात, न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण डीए बहाली और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। उस समय ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी बैठक में था, लेकिन हजारों पेंशन भोगियों की आवाज बैठक की दीवारों से टकरा रही थी। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष अशोक राउत मंच पर पहुंचे और उन्होंने जनता से कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, फिर भी न्याय अब तक अधूरा क्यों है? उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की और चेतावनी दी कि अगर यह मांगे अनसुनी रहीं, तो यह आंदोलन दिल्ली से राज्यों की राजधानियों तक फैलेगा। जमशेदपुर की टाटा वर्कर्स यूनियन ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उपेंद्र प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिनके वर्षों तक इस संघर्ष को जिंदा रखा। उन्होंने याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा आज भी मजदूरों की नसों में है। पुरानी पीढ़ी का संघर्ष ही आज के आंदोलन की ताकत बना हुआ है। टाटा स्टील के पूर्व अध्यक्ष आर रवि प्रसाद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका का उल्लेख किया गया। याचिका का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आया और उच्च पेंशन व्यवस्था को नई दिशा मिली। इसी श्रृंखला में टाटा स्टील के कर्मचारियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। दिल्ली में आंदोलन के समानांतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशन प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन मात्र 1,000 रुपए है, जो आज की महंगाई के युग में नाकाफी है। प्रतिनिधि मंडल ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, डीए बहाली और न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग दोहराई। वित्त मंत्री ने सहानुभूति और समीक्षा का वादा दिया। अशोक राउत ने पत्रकारों से कहा, सरकार के आश्वासन अच्छा संकेत हैं, मगर अब निर्णय बजट में दिखना चाहिए। उन्होंने कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित 5,000 रुपए की पेंशन को अपर्याप्त बताया और स्पष्ट कहा कि न्यूनतम 7,500 ही गरिमा की सीमा है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में भी जन आवाज उठी। सतपुर इलाके में ईपीएफओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व राजू देसले ने किया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने जीवन भर अंशदान दिया, उन्हें अब न्यूनतम 7,500 रुपए की पेंशन मिलनी ही चाहिए। यह राशि उनके योगदान का वास्तविक सम्मान है। ईपीएस 95 स्कीम के तहत यह संघर्ष कई वर्षों से चल रहा था। पिछले कुछ महीनों में घोषणा हुई कि न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए की जाएगी, जिसमें महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। यह निर्णय 78,000 लाभार्थियों के लिए राहत की खबर बना। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव बीएस रावत ने महंगाई भत्ते के महत्व पर विस्तार से बताया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत की अध्यक्षता में वित्त मंत्री से फिर बैठक हुई, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च पेंशन प्रणाली की मांग दोहराई गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने पेंशन आवेदनों में हो रही त्रुटियों के सुधार का आश्वासन दिया और कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद जब बजट 2025-26 में पेंशन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई, तो दिल्ली और कई राज्यों में निराशा फैल गई। 12 मार्च की बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के प्रदर्शन का दृश्य आज भी आंखों में ताजा है। हजारों बुजुर्ग महिलाएं और पूर्व कर्मचारी अपने हक की उम्मीद में पूरी ताकत से नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए यह संदेश दे रहे थे कि अब आवाज दबाई नहीं जाएगी। हर बैनर कह रहा था, पूर्ण डीए बहाली, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और न्यूनतम पेंशन 7,500 हमारा अधिकार है। अशोक राउत के भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख था और उसी के साथ प्रधानमंत्री से सीधी अपील, अब और इंतजार नहीं, फैसला चाहिए। टाटा यूनियन के प्रतिनिधियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काल से चली आ रही परंपरा
परंपराओं को याद दिलाया और रवि प्रसाद की याचिका का जिक्र हुआ। उपेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को सराहा गया। मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा, यह सिर्फ आंदोलन नहीं, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री से हुई मुलाकात और स्वास्थ्य मंत्री के साथ संवाद ने यह भरोसा दिलाया कि सरकार अब इस दिशा में गंभीर है। लेकिन पेंशन धारकों ने स्पष्ट कहा कि हम केवल आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक घोषणा साकार रूप में बजट में ना दिखे। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल तक आंदोलन की लहर पहुंच चुकी थी। हर राज्य में वही नारों की गूंज थी, न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण डीए और मुफ्त चिकित्सा का हक। यह केवल पैसा नहीं, आत्मसम्मान की पुकार थी। लोगों की आंखों में उम्मीद का दीपक जल रहा था। थकान के बावजूद उनमें जोश था। इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि बुजुर्ग वर्ग अभी भी देश की रीढ़ है और जब वे न्याय मांगते हैं तो पूरा देश उनकी आवाज बनता है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति लगातार बैठकें करती रही। श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से प्रतिनिधि मंडलों की कई मुलाकातें हुई। हर बार मांगें दोहराई गईं और हर बार भरोसा दिया गया कि सुधार होंगे। मगर जब 2025-26 के बजट में कोई घोषणा नहीं हुई तो पेंशन धारकों में निराशा साफ दिखी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अशोक राउत ने एक बयान में कहा कि 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की लड़ाई है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण डीए और मुफ्त चिकित्सा अब हमारे सम्मान का प्रतीक हैं। इन पर कोई समझौता नहीं होगा। टाटा यूनियन ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताया। संघर्षरत सब वरिष्ठ सदस्यों उपेंद्र प्रताप सिंह, आर रवि प्रसाद और कई अन्य का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह सिर्फ सम्मान नहीं, यह प्रेरणा का प्रतीक था। मंच से यही संदेश गया कि धैर्य और एकता के बल से ही न्याय संभव है। यूनियन ने यह भी याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यात्रा और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष इस बात के साक्षी हैं कि हक और सम्मान कभी दान में नहीं मिलते, इनके लिए आवाज उठानी पड़ती है। अब जबकि सरकार की ओर से घोषणा हुई कि न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए होगी और साथ में चिकित्सा सुविधाएं और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा तो कई पेंशन धारकों के चेहरों पर राहत दिखाई दी। यह फैसला 70,80,000 लाभार्थियों के लिए एक नई उम्मीद बना। BS रावत ने महंगाई भत्ते की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहा कि यह सिर्फ राहत नहीं, आर्थिक सुरक्षा का स्तंभ है। यह पेंशन धारकों को आत्मनिर्भर बनाता है और उनके जीवन स्तर में स्थिरता लाता है। इस पूरे आंदोलन ने यह सिखाया कि केवल आवाज उठाना काफी नहीं, जब जनता संगठित होती है तब नीति बदलती है। प्रतिनिधि मंडलों की निरंतर सक्रियता, राज्यों में हो रहे धरने और सैकड़ों सभाओं ने यह दिखा दिया कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। दिल्ली की सभा में जब पेंशन भोगियों की भीड़ उमड़ी थी, उस दौरान चैनल पर सब्सक्रिप्शन की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जनता का जुड़ाव यह साबित करता है कि आंदोलन केवल सड़कों पर नहीं, बिल्कुल डिजिटल स्पेस में भी अपना असर छोड़ रहा है। युवा वर्ग भी बुजुर्गों की इस आवाज के साथ खड़ा दिखा है। महाराष्ट्र के नासिक में राजू देसले की अगुवाई में हुए प्रदर्शन ने साफ दिखाया कि यह आंदोलन केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों तक यह भावना पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सिर्फ कागजों पर फैसले नहीं, जमीन पर असर चाहिए। पेंशन योजना एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, यह सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्रालय को सौंपे गए ज्ञापन में प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि 2014 के बाद टाटा स्टील समेत अन्य उद्योगों के पेंशन भोगियों को भी उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। यह संगठित प्रयासों का परिणाम था कि सरकार ने सुधार लागू करने पर विचार शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में भी आंदोलन की लहर पहुंच चुकी थी। सीमित संसाधनों के बावजूद बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने पूरे जोश से भाग लिया। हर क्षेत्र से यह संदेश गया कि न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कभी बंद नहीं होगा। EPS 95 के अंतर्गत इस संघर्ष ने देश को यह एहसास कराया कि पेंशन सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं बल्कि जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। जब न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण डीए बहाली और मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की घोषणा होगी, तभी यह आंदोलन अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। अशोक राउत और BS रावत के नेतृत्व में चले इस संघर्ष ने यह दिखाया कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो किसी भी नीतिगत दीवार को गिराया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इस आंदोलन को भारत के हर कोने में समर्थन मिला। हर सभा, हर प्रदर्शन और हर भाषण में एक ही बात, सम्मानजनक पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और जीवन का अधिकार कोई दान नहीं बल्कि हक है। EPFO के भीतर चल रही चर्चाओं और समितियों के बीच यह स्पष्ट दिखा कि सरकार अब इस विषय को गंभीरता से ले रही है। सुधारों पर काम शुरू हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया को और सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। अंतिम तौर पर कहा जा सकता है कि EPS 95 का यह आंदोलन केवल एक पॉलिसी की मांग नहीं बल्कि उस मेहनतकश वर्ग की गरिमा की जंग है जिसने देश को अपनी जवानी दी और उनके संघर्ष
देश ने यह संदेश दिया कि न्याय देर से मिल सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। यह आंदोलन उस जिद का प्रतीक है जो कहती है कि सम्मान से जीने का हक हर श्रमिक को है। देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्पित मनुष्य किसी भी सत्ता को झुका सकता है। जब आवाजें एक सुर में उठती हैं, तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। ईमानदार प्रयास, एकता और निरंतरता ने इस आंदोलन को इतिहास की महत्वपूर्ण गाथा बना दिया है। यह कहानी सिर्फ दिल्ली, नासिक या जमशेदपुर की नहीं है। यह हर उस भारतीय श्रमिक की है जिसने अपने जीवन का हर पल देश के नाम किया और अब चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो।